Welcome back, everyone. Today we will continue with class 10th history, chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. लास्ट लेक्चर में है जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक आपका जो नेशनलिज्म कैसे वहाँ पे यूरोप में जो है शुरू हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या योगदान रहा उसके अंदर, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को जो है उत्साहित किया, प्रेरित किया नेशनलिज्म के लिए, एक स्टेट की, एक नेशन की जो एक फीलिंग उनमें पैदा हुई। आफ्टर दैट जो नेपोलियन का रोल आया, हमने नेपोलियन के बारे में भी पढ़ा कि भी कैसे नेपोलियन ने जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे के ऊपर डिक्टेटरशिप करते हुए भी उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को से बढ़िया रूप जो है उसने दिखाया। इन बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वो पूरी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई नेशनलिज्म की जो भावना यूरोप के अंदर कैसे शुरू हुई। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. अगर आप जो 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी का जो मैप अगर आप यूरोप का उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे जो ये स्टेट और नेशन जैसा कोई फंडा नहीं था। ठीक है, अलग अलग जो एम्पायर्स होते थे वहाँ पे, ठीक, जिसमें कि आपके नो मॉडर्न स्टेट, ओनली किंगडम्स, नो कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो कोई मॉडर्न स्टेट नहीं, खाली आपके जो किंगडम होते थे और कलेक्टिव आइडेंटिटी किसी की नहीं होती थी कि भाई हम एक नेशन है, हमारा एक स्टेट है। अगर मान ले एक किंगडम, एक राजा किसी दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक कर दे तो वो उसके ऊपर अपना अधिकार कर लेता है, तो रातों रात तो ऐसा हो जाता था कि वो दूसरे स्टेट के अंडर आ जाते थे। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें जो है जैसे हेम्सबर्ग एम्पायर है आपका, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला रीजन जिसमें हम इंक्लूड करते हैं, जो आपका ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला रीजन है अभी, तो हेम्सबर्ग एम्पायर ने उसके ऊपर भी शासन किया था पहले, जिसके अंदर है जो टायरोल आपका, ऑस्ट्रिया आपका, सुडेंटेनलैंड आपका, बोहेमिया। ठीक है, तो ये आपके इसमें इतने रीजन इसमें इंक्लूड होते थे। यहाँ पे लोग जर्मन और इटालियन दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे। ओके, तो कुछ जो आपका इटालियन स्पीकिंग वाले प्रोविंस इलाके होते थे जो लोम्बार्डे और वेनेटिया होते थे, और ज़्यादातर लोग जो है एरिस्टोक्रेसी वाले जो होते थे वो जर्मन स्पीकिंग के लोग थे। तो इनमें ऐसे ही होता था जैसे हेम्सबर्ग के एम्पायर में जो राजा था, अगर उसको आसपास के एरिया में अगर उसने अटैक कर दिया, उसमें कब्जा कर लिया, तो वो हेम्सबर्ग के अंडर आ गया, उसकी जो खुद की आइडेंटिटी वो तो ख़त्म हो जाती थी। तो दैट्स वाई वहाँ पर जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है आपका, नो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी। अलग अलग रीजनल जो उसमें डायलेक्ट्स थे कि भाई अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती थी, और लोअर क्लास मिडिल क्लास का जो वहाँ पे भेदभाव था, डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा था। और इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी जो है वो लोग एक साथ आए, नेशनलिज्म की जो फीलिंग डेवलप हुई वहाँ पे, वो क्या रीज़न था वहाँ पे? वो एक ही रीज़न था, जो आपका मोनार्ची सिस्टम था, सारे लोग उसके अगेंस्ट हो रहे थे। ठीक है, जो है वो चाहे वो अलग अलग लैंग्वेजेस बेशक बोल रहे हो, बट द मेन मोटो वाज मोनार्ची को डिस्ट्रॉय करना, मोनार्ची सिस्टम को वहाँ से हटाना। सेम थिंग जो आपके इंडिया में हुई थी। ठीक है, इंडिया में कितनी आपकी रीजनल डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे कितने स्टेट से कितने लैंग्वेजेस बोली जाती हैं आपकी, बट आवर मेन मोटो वाज ब्रिटिश को देश से भगाना, ब्रिटिशर को यहाँ से निकालना। तो ये मोटो था, सेम मोटो वहीं पे है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका नेक्स्ट है जो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब जो एरिस्टोक्रेसी क्या होता है आपका, जो मतलब राजाशाही, शाही घराने के बड़े उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं आपके, वो लोग, तो इनके पास जो है रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो थे आपके, वे उनके पास जो है अपने ऑन स्टेट, स्पोक फ्रेंच, कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो ये अलग अलग जो कई क्लासेस में आपके डिवाइड कर दिए जाते हैं ना, अपर मिडिल लोअर, जो ह्यूमन की कैटेगरीज को डिवाइड कर देते हैं, उच्च, मध्यम और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उसी तरीके से ये आपके अलग अलग एरिस्टोक्रेसी के ग्रुप के लोग डिवाइडेड थे वहाँ पे। बट जो है वो एक क्लास में जो है यूनाइटेड थे, चाहे उनमें रीजनल डिविजन्स काफ़ी देखने को मिलते हों बेशक। ठीक है, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी वाले कैसे जुड़े हुए थे,
आपके जो इसमें उनमें जो है आपकी ऑन बड़े बड़े एस्टेट जो है उनके पास होते थे, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी जो काम की चीज़ें होती थी वो उनके पास होती थी, तो उसमें वो फंक्शंस वगैरह में मिलते, फ्रेंच बोलते थे, और जो आपस में एक दूसरे के साथ जो उनके टाइज होती थी, मैरिज होती थी, शादी होती थी, तो इस तरीके से उनके संबंध आपस में एरिस्टोक्रेसी वाले लोगों के होते थे, लेकिन वो जुड़े हुए भी होते थे, बट हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप। तो वो काफ़ी छोटा ग्रुप होता था उनका, आपस में ये ज़्यादातर पैसा तो था इनके पास, बट जो है न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, नंबरों में बहुत कम थे ये लोग। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, तो बहुत जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो आपकी पीजेंट्री, किसान वर्ग या मजदूर वर्ग, वो इसमें शामिल था आपका। आफ्टर दैट अब आपकी इसमें एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ न्यू मिडिल क्लास का। ठीक है, न्यू मिडिल क्लास क्या होता है आपका? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो रही थी वहाँ पे भाई, इंडस्ट्रीज़ जो है आपका, जो यूरोप के अंदर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकरण का युग आया, तो उसके बाद जो है वहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर लगने लगी, ग्रोथ होने लगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है आपकी ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लास, जो कुछ छोटे छोटे किसान होते थे या बड़े किसान होते थे, वो उनकी ग्रोथ, कमर्शियल क्लास की ग्रोथ होने लगी, वो जो है इंडस्ट्री वगैरह में पैसा लगाने लगे, वो मिडिल क्लास बन के सामने आई आपकी फिर। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन इस रूप में उभर कर वो जो है धीरे धीरे सामने आए, जिसमें फिर आपके जो है दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड नेशनल यूनिटी एंड अपोज द प्रिविलेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो जो ये आपकी नई पढ़ी लिखी और लिबरल, जो हम फ्रीडम के लिए आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे लिबरल क्या है, तो जो ये क्लास उभर कर सामने आई, इसने क्या किया, डिमांडेड नेशनल यूनिटी, पूरे राष्ट्र को इसने एक होने के लिए, एकजुट होने के लिए है जो इसकी डिमांड की, और जो है प्रिविलेजेस थे आपके, और ऑटोक्रेसी के लोगों को, जो राजशाही परिवार के घर के लोग होते थे, जो उनको फ़ायदे मिलते थे, ठीक है, टैक्सेस वगैरह में छूट होती थी, या उनके पास बहुत से ऐसे अधिकार होते थे, तो उनके खिलाफ इन्होंने धरने प्रदर्शन किया, उनका जो अपोज किया कि भाई इनके ये अधिकार ख़त्म किए जाएं। सो नेक्स्ट इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो इसमें अब हम देखते हैं कि भाई लिबरल जो नेशनलिज्म था उसमें क्या क्या स्टैंड करता था, क्या मतलब होता है। लिबरलिज्म जो है आपका ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर दैट इज फ्री। ठीक है, तो लैटिन वर्ड से मिलकर बना ही आपका लिबर से, जिसका मतलब है फ्री। अब फ्री क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें फ्री हैं, वो फ्री देख लेते हैं क्या क्या है इसकी। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो भाई सभी जो हर एक लोग है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, तो सबकी फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ के सामने, जो आपके कानून के सामने, तो सारे एक समान होने चाहिए। ठीक है, सबके लिए अधिकार एक जैसे होने चाहिए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो आपकी जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो कंसेंट से बननी चाहिए। कंसेंट मतलब कि जो आम जनता होती है उनकी सहमति से सरकार बननी चाहिए, ना कि भाई कोई राजा महाराजा डिसाइड करता है कि भाई कौन गवर्नमेंट चलाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट कंस्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए या जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए वो पार्लियामेंट के थ्रू आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि लोग उसको इलेक्ट करके, जैसे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करके या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करके आप लोग पार्लियामेंट में भेजते हैं, और फिर वो पार्लियामेंट में जाके फिर वो गवर्नमेंट बनती है, तो उस तरीके से वो प्रोसेस चलना चाहिए, ये उनकी डिमांड थी। ठीक है, तो ये लिबरलिज्म का मीनिंग था। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज। तो आपका एंड ऑफ ऑटोक्रेसी जो आपका, ये नहीं होता था कि भी राजा के पास अधिकार होते थे, राजा जिसको चाहे उसी को पावर दे देता था या उसका बेटा को वही आगे बढ़ा देता था, तो वो चीज़ें उसकी एंड ऑफ ऑटोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। और क्लरिकल प्रिविलेज में जैसे होता था आपका वहाँ पे फ्रांस वगैरह के अंदर आपने देखा होगा, जो आपका चर्च वगैरह से जुड़े हुए लोग होते थे, ठीक है, उन क्लरिकल प्रिविलेज को ख़त्म किया जाए क्योंकि उनके पास काफ़ी अधिकार होते थे। नेक्स्ट इज इनवाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार जो होता था, मतलब कि जैसे राजा महाराजा होता था कि भाई आपकी उस टाइम पे हमने देखा राजा, मोनार्ची सिस्टम होता था, तो मोनार्ची सिस्टम में क्या होता था, राजा को अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाए तो उसको अपने कब्जे में ले लेता था। तो दैट शुड नॉट जो है आपकी वो होनी नहीं चाहिए, वो चीज़ें दैट शुड ऑल्सो अबोलिश। ठीक है, वो भी ख़त्म कर देनी चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए उसको भी। ठीक है,
अब इस लिबरलिज्म को हम या लिबरल को हम दो कॉन्सेप्ट में जो है से जोड़ के देखते हैं। आपका पहला पॉलिटिकल स्फेयर और सेकंड इज इकोनॉमिक स्फेयर। तो पॉलिटिकल स्फेयर में आपके जो हमने पहले 4 पॉइंट अभी तक पढ़े हैं, वो उन 4 पॉइंट से कैसे कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड डज नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। तो अब इसमें द राइट टू वोट, जो सफरेज का मतलब होता है आपका राइट टू वोट, यानी कि सबको अधिकार होना चाहिए अपनी गवर्नमेंट चुनने का। तो इसके अंदर आपका क्या है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि भाई कानून के सामने सब एक समान है। उसका मतलब ये नहीं है कि सभी को जो है इक्वल राइट मिल रहे हैं वोट के। यूनिवर्सल जो सफरेज का है वो लो सबको नहीं मिला। कई जगह पे ऐसा होता था कि भी कुछ उच्च वर्ग के लोगों को ही वोट का अधिकार होता है। आपने जो है 9th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपका है इकोनॉमिक स्फेयर। इकोनॉमिक स्फेयर में आपका क्या आता है, जो 5वां पॉइंट हमने देखा था उसमें देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला आपका था, फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट्स वगैरह में जो ट्रेड वगैरह व्यापारी लोग जो होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनके ऊपर जो है उनको फ्री कर देना चाहिए। जो रेस्ट्रिक्शन वगैरह, जो टैक्स वगैरह उनके ऊपर लगाए जाते थे, उनको काफ़ी कम कर देना चाहिए और मार्केट को है जो फ्रीली चलने देना चाहिए व्यापार को, ठीक है। और जो स्टेट के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे मूवमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जैसे कि आपका ये पूरा स्टेट है, अभी स्टेट के अंदर जो है अलग अलग ये हिस्से हैं। तो अब एक स्टेट से निकल के बंदा दूसरे में जाना है तो उसको इसमें भी टैक्स देना, इससे निकल के नेक्स्ट में जाएगा तो इसमें भी टैक्स देना, इसमें जाएगा तो इसमें भी टैक्स देना। तो जिस भी एरिया में निकलता तो उसको हर एक में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता। तो रेस्ट्रिक्शन वगैरह गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगते थे, वो हटा देने चाहिए। डिफरेंसेस इन वेट मेजर एंड करेंसी, कस्टम बैरियर्स एले। तो अब जो डिफरेंसेस थे इकोनॉमिक स्फेयर में देखें कि भाई जो वेट और मेजर, अब जैसे कि भाई इस इलाके में जो हम देखें कि आपका ये एरिया है, इस एरिया के अंदर ये अलग अलग रीजन है। अब इस पहले रीजन के अंदर तो है वेट अलग है, 1 किलो का यहाँ पे जो वेट वो अलग मापते हैं, इस वाले में 1 किलो का वेट अलग मापते हैं। और सेम इसी तरीके से जो है इस वाले में 1 मीटर को जो है अलग नापते हैं, इस वाले में फिर अलग नापते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, जो कस्टम बैरियर्स थे उसको ख़त्म किया जाना चाहिए इसके अंदर। ये तो जैसे वहाँ पे आपका एक एलए का एग्जाम्पल है कि एलए के अंदर आपका क्या होता था, एलए जो एक मेजरमेंट का सिस्टम था आपका वहाँ पे, एल का मतलब वहाँ पर जो है अलग अलग एरिया में जो काउंट करते थे, मेज़र करते थे लेंथ वगैरह कपड़ों की, टेक्सटाइल की, तो वो अलग थी। इस रीजन में एल की जो है अलग लेंथ है, इसमें अलग लेंथ है, तो ये एक डिफ्रेंशिएशन था वहाँ पे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत थी वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका लास्ट में आया डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जो आपका जलवेरीन का एग्जाम्पल है इसमें, जो 1834 में एक कस्टम यूनियन डेवलप हुई थी, कस्टम यूनियन बनाई थी जुलेवरीन। तो इसके अंदर क्या हुआ था, जो पर्शिया के अंदर जो है और जर्मन स्टेट थे, पर्शिया और जर्मन स्टेट्स थे आपके यहाँ पे, वो उन्होंने मिल के जो है एक कस्टम यूनियन बनाई जुलेवरीन की भी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए सारी, ठीक है। कि भाई सारे देश के अंदर एक जैसे कानून होने चाहिए, एक जैसा टैक्स लगना चाहिए, एक जैसी मेजरमेंट होनी चाहिए। और इसने क्या किया था, जो आपकी अलग अलग एरिया में करेंसी चल रही थी, ठीक है, इसने जो 30 टाइप की अलग अलग करेंसी वहाँ पर चल रही थी, उस 30 टाइप की करेंसी को जो है ख़त्म करके 2 टाइप की आपकी करेंसी वहाँ पर बना दी, ठीक है। सिर्फ दो टाइप की करेंसी वहाँ पर उसने बनाई। और जो टैक्सेस वगैरह, जो बैरियर्स वगैरह लगाए गए थे, टैक्स वगैरह थे, उनको भी उसने जो है अबॉलिश कर दिया, वहाँ से हटा दिया। और आपके जो है पूरी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की भी वहाँ पे जो है एक फीलिंग डेवलप हुई। तो इस तरीके से जो है आपकी वहाँ पे एक नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न किया गया।